सर आपसे अगर बात होगी और एक चीज़ का जिक्र नहीं हुआ तो सब कुछ रह जाएगा, दैट इज़ लॉ एंड ऑर्डर। क्या मुख्यमंत्री जी एक होम मिनिस्टर हैंड्स ऑन हैं। पहली बार जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगभग 60-65 माफिया चिन्हित हुए। डे टू डे, आवर टू आवर मॉनिटरिंग हुई। हमारे प्रोसिक्यूशन विंग को मजबूत किया गया और या तो माफियाओं को जो है कन्विक्शन होने लग गए या फिर माफियाओं का जो है सफाया होने लग गया, या तो माफियाओं की जो है एक बहुत बड़ा मजबूती से जो काम हुआ गैंगस्टर एक्ट में, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है जब्त किया गया और जिन प्रॉपर्टीज़ में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था उनको जो है डेमोलिशन भी जो है नियमतः किया गया थ्रू दी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जो नियम है, जिसको बुलडोज़र एक्शन कहते हैं। तो ये जो विजुअल काम हुआ कि भाई अगर तुमने गलत काम किया है, अगर तुमने समाज की प्रताड़ना की है, समाज में अच्छे लोगों को जो है नुकसान पहुंचाया है, क्राइम और क्रिमिनलिटी में गैंग बनाकर तुमने संपत्ति हासिल की है और अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, तो तुम्हारी भी बिल्डिंग टूटेगी। महिलाओं की सुरक्षा पर जो विशेष काम किया है, तो आधी आबादी गांव की और शहर की महिलाओं की और लड़कियों की है। इनमें भी एक मैसेज गया कि अगर हमसे कोई छेड़ने या हमको नुकसान करने का प्रयास करेगा तो कानून उनको छोड़ेगा नहीं और पटक के उनको जो है सिखाया जाएगा कि कैसे महिलाओं की इज्जत की जाए। तो ये जो पूरा लक्ष्य है 5 ट्रिलियन भारत सरकार का, 1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश सरकार का, इंडिया के लेवल पर यूपी अभी दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र के बाद। कोशिश हमारी ये है कि हम इंडिया में टॉप प्रदेश हो जाए। ये पूरा एक लक्ष्य है, विजन है। आज मुझे बताकर खुशी है कि कानपुर के कॉरिडोर में डिफेंस का सबसे बड़ा यूनिट जिसमें कि एम्युनिशन बनना शुरू हुआ है, वो भी कार्य प्रारंभ हुआ है। ब्रह्मोस का काम लखनऊ में हो रहा है। अयोध्या और काशी जो है आर दी 2 लीडिंग रिलीजियस डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप कभी अयोध्या में दीपोत्सव जो एक दिन पहले दिवाली के होता है, अगर वो जाकर देखें तो मन खुश हो जाएगा। हम भारत में हैं और भारत की बेसिक संस्कृति का हमारी रीढ़ की हड्डी वही है। उसको चाहे राम राज्य के लो, आज की तारीख में हमारे देश में इस बात की आवश्यकता है कि हम अपनी हिंदू वे ऑफ लाइफ को, सनातन जिसको हम कह सकते हैं, उसको आगे बढ़ाएं। यही एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जो पूरे विश्व में सस्टेन्ड वे में जो है आगे बढ़ा है। बहुत ज़्यादा आप सोचिए नहीं, करिए, और करिए ऐसे कि प्रदेश का लाभ हो, प्रदेश की जनता को लाभ हो, देश के विकास में हम जहाँ भी हो छोटा बड़ा अपना योगदान अगर 24 घंटे करते रहेंगे तो ये हमारे लिए तो सौभाग्य होगा ही, एक आत्मी खुशी भी हमें प्राप्त करने का अवसर है। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज प्रारब्ध का सौभाग्य कि आज हमारे साथ एक बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व जिनका उत्तर प्रदेश के बदलते हालात में बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंटल योगदान है। एंड जब हम उत्तर प्रदेश के बदलते हालात की बात करते हैं, पहले हमें ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश के साथ जो एक इमेज चिपकी हुई है वो थी माफिया राज की, बैड पावर सिचुएशन, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली. नाउ उत्तर प्रदेश इज attracting millions and billions of investment and infrastructure अद्भुत एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है, प्लस ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड लॉ एंड ऑर्डर मॉडल जो कि आज की डेट में वर्ल्ड में भी फॉलो किया जा रहा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल पर्सन्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, टू बी द चेंज, वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर दर्शक टू श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं अवनीश सर से उनका थोड़ा सा, ऑफ कोर्स आईआईटी कानपुर से पढ़े, पर उससे पहले का थोड़ा सा जीवन जानना चाहूँगा, थोड़ा सा उनके माँ बाप के बारे में। सर कहाँ आप पले, कहाँ बढ़े, कैसा रहा बचपन? देखिए, मेरे फादर मेटलर्जिस्ट थे, बीएचयू के पढ़े हुए थे एंड उन्होंने जो है भारत सरकार की पहले हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन जो कंपनी हुआ करती थी ज्वाइन की थी कलकत्ता में, और फिर जर्मनी जाने के बाद उन्होंने रौरकेला स्टील प्लांट ज्वाइन किया था। तो मेरा जन्म उड़ीसा में रौरकेला में 1962 में हुआ था
एंड मेरा प्रारंभिक जीवन उड़ीसा में ही बीता। उसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र भिलाई स्टील प्लांट हुआ, तो मैं तत्त समय पर मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़ का भाग है, वहाँ पर भी पढ़ाई मैंने की। और फिर उसके बाद बोकारो, जो झारखंड में अब है, पहले बिहार में था, वहाँ मैंने जो है सेंट ज़ेवियर स्कूल है, वहाँ मैंने अपनी जो है स्कूल की पढ़ाई ख़त्म की। और सेंट ज़ेवियर्स बोकारो के बाद वहाँ से जो है आईआईटी कानपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ और आईआईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है मुझे पास करने का अवसर मिला और सिविल सर्विसेज में फिर मैंने ज्वाइन किया। मैंने इंजीनियरिंग सर्विस का भी एग्ज़ाम दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे नंबर मैंने पाए आईआईटी कानपुर में, और इंजीनियरिंग सर्विस में मैं देश में टॉपर रहा हूँ और सिविल सर्विसेज में भी मेरी बहुत अच्छी रैंक थी। और इसी कारण मेरा सौभाग्य था, और मेरे लिए, मेरे पिताजी और माताजी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मेरा रैंक ऑल इंडिया 4 होने की वजह से मैं अपने ही होम स्टेट उत्तर प्रदेश में काम करने का मुझे अवसर मिला। तो ये मेरा प्रारंभिक जीवन था। मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ और फिर पूरे समय स्टील प्लांट्स में रहा, तो अच्छे स्कूलों में जो है मुझे जाने का अवसर मिला। और साथ ही साथ सेंट ज़ेवियर्स जब बोकारो में था, तो एज अ स्टूडेंट और एज अ यंग पर्सन मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्कूल में मिली। स्कूल कैप्टन भी था। और फिर आईआईटी कानपुर में जाने के बाद जो है मुझे अपने कॉलेज जीवन में भी अच्छे से अच्छा करने का अवसर आईआईटी कानपुर में मिला। आज आईआईटी कानपुर इज़ वन ऑफ द फोरमोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। एंड आईआईटी कानपुर से बहुत के एल्यूमनाई बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट जगह है। मुझे गर्व है कि मैं आईआईटी कानपुर का एल्यूमनस हूँ और आईआईटी कानपुर से मैं आज भी जो है जुड़ा हुआ हूँ। और प्रदेश सरकार में अपनी सेवा पूरी करने के बाद जो है मुझे आईआईटी कानपुर पुनः जाने का अवसर मिलता है। जी, रिसेंटली आपने आईआईटी कानपुर में एक डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग भी इनॉग्रेट की। जी, अभी हाल में आईआईटी कानपुर में मुझे जाने का अवसर मिला। वहाँ इनोवेशन के फील्ड में आईआईटी कानपुर इज़ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तत्समय पे उनके डायरेक्टर अभय जी, जो अब भारत सरकार में सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, यानी आईआईटी कानपुर के तत्समय के डायरेक्टर अब भारत सरकार में सेक्रेटरी हुए हैं, उनके माध्यम से, उनके कर कमलों से, और मैं भी वहाँ मौजूद था। वहाँ एक नया जो है इनोवेशन का सेंटर का उद्घाटन अभी बिल्डिंग का हुआ है और उसमें मुझे जाने का अवसर मिला। आईआईटी कानपुर के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ड्रोन के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में मुझे सहयोग करने का अवसर उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से मिला था। तो वहाँ मैं गया था और आईआईटी कानपुर बायोटेक में, ड्रोन्स में, अलग अलग एरियाज़ में, टेलीमेडिसिन में, और वहाँ एक नया कॉन्सेप्ट गंगवाल मेडिकल स्कूल का अब ज़मीनी स्तर पर उतर रहा है और वो भी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी भागीदार है। दर्शकों, एक इन सब के अलावा ना सिर्फ सर आईएएस ऑफिसर बने बीटेक इलेक्ट्रिकल के बाद, ना सिर्फ अच्छी रैंक थी बल्कि अटेम्प्ट भी बहुत कम लिए सर ने। इट वाज ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर। जी, मैं आईआईटी कानपुर से मैंने बीटेक करने के बाद सिविल सर्विसेज के लिए ये मेरे लिए एडवांटेज था कि मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया और उसी साल जो है आईआईटी दिल्ली में मुझे प्रवेश करने का अवसर मिला। आईआईटी दिल्ली में एक साल वहाँ सिविल सर्विसेज भी की तैयारी भी की और आईआईटी दिल्ली में मुझे एमटेक भी मैंने काफ़ी हद तक पूरा कर लिया था और वहाँ पर भी एकेडमिकली अच्छा अवसर मिला। लेकिन आईआईटी दिल्ली में, जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली का एनवायरनमेंट, और वहाँ पर अलग अलग छात्रों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे थे उनसे इंटरेक्शन का अवसर मिला और फिर मुझे ये सौभाग्य था कि मैं जो पहला अटेम्प्ट मैंने दिया उसी अटेम्प्ट में मेरा जो है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिज़िक्स के साथ मुझे आईएएस में एंट्री मिली और
इंजीनियरिंग सर्विस में भी मुझे जो है मौका मिला और सिविल सर्विसेज में मैंने ज्वाइन किया। और एक बात कही जाती है अक्सर कि ज़माने से आगे तो बढ़ना है, पर ज़माने को आगे बढ़ाना भी है। तो सर न सिर्फ अपने आईटी एलुमनाई के साथ जुड़े हुए हैं, अपने पिताजी के इंस्टीट्यूट के साथ भी जुड़े हुए हैं, और रिसेंटली सर आपने वहाँ पे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया। जी, देखिए मेरे फादर इंजीनियर थे। उन्होंने बीएचयू में, जी यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बहुत पहले सन 50 के दशक में तब बी जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मेटलर्जी में की थी। तो उनकी मृत्यु के बाद जो है हमने और मेरे भाई ने मिलकर एक कॉर्पस बीएचयू को दिया, और उस कॉर्पस से हर साल जो भी मेटलर्जी का टॉपर होगा उसको 1 लाख रुपए जो है का स्कॉलरशिप देने का हम लोगों ने एक व्यवस्था प्रावधान किया है। पहली बार जब ये स्कॉलरशिप दी गई थी, वहाँ के वीसी साहब ने हमारे और हमारे पूरे परिवार को, हमारे भाई को जो विदेश में रहते हैं उनको भी बुलाया था, और मेरी माता जी को भी अवसर मिला था। तो मुझे गर्व इस बात का है कि बीएचयू के साथ जुड़ने का अवसर मिला। कलेक्टर वाराणसी के नाते मुझे पहले भी बीएचयू के साथ कहीं ना कहीं काम करने का अवसर मिला है, और बीएचयू हमारा लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, और हम चाहेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसकी शान में हम लोग कहीं भी छोटा बड़ा कैसा भी योगदान करें, वो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय होगा। जी सर, आपने जिक्र किया कलेक्टर वाराणसी। जी। वी कम टू द पोस्ट ज्वाइनिंग आईएएस। जी आपका कार्यकाल उत्तर प्रदेश, और तब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में ही था, कई जगह रहा एज ए जी डीएम। जी आप अयोध्या में रहे, तत्कालीन फैजाबाद ऑफ कोर्स, जी गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़, अल्मोड़ा ऑफ कोर्स। सो हाउ, एंड दैट टू इन द टाइम ऑफ 90s एंड अर्ली 2000s। सो हाउ वाज दैट टाइम? मतलब आपको लगता था कि उस समय तो उत्तर प्रदेश के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे, जितनी बातें हमने शुरू में की कि बहुत सारे इश्यूज थे। सो हाउ वाज दैट लाइक? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी ब्यूरोक्रेट को, हालांकि जब अनडिवाइडेड था तो उत्तराखंड भी साथ में था, तो मुझे सौभाग्य मिला कि रानीखेत से शुरुआती दौर में मुझे काम करने का अवसर मिला एसडीएम रानीखेत के रूप में। एंड उत्तराखंड जब था तो बहुत सारे ऑफिसर्स उत्तराखंड यानी पहाड़ के क्षेत्र में काम करने का जब उनको अवसर मिलता था, बहुत खुशी होती थी। नहीं, खुशी होती थी। मुझे तो रानीखेत में फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन, क्योंकि रानीखेत में जब मैं तैनात था तो मैं कह सकता हूँ इट वाज वन ऑफ द गोल्डन पीरियड्स ऑफ माय एंटायर करियर। एंड इतना खूबसूरत है उत्तराखंड, इतने रिसोर्सेज हैं। आज जब पूरा स्टेट नया हो गया है तो उत्तराखंड में टूरिज़्म, और उत्तराखंड में जितना भी नेचुरल वेल्थ है, उत्तराखंड में जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उत्तराखंड में जो मैं कह सकता हूँ कि एक इंडस्ट्री का भी स्कोप है, बिकॉज वहाँ का वेदर और क्लाइमेट फार्मा और इन सब एरियाज़ के लिए बहुत सूटेबल है। तो उत्तराखंड में बहुत स्कोप है, और हमारा देश एक है, तो अगर उत्तराखंड प्रोग्रेस करता है, हालांकि यूपी से अलग हो गया है, मैं तो, मेरा दिल उत्तराखंड में रहता है और मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, और मुझे रानीखेत से अभी भी जुड़े रहने का अवसर मिलता है तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ। लेकिन शुरुआती दौर में रानीखेत में मुझे अवसर मिला, मुझे बहुत पहले, उसके पहले मैनपुरी में भी काम करने का अवसर मिला, और उसके बाद लगभग 7 जनपदों में मैं कलेक्टर रहा हूँ, और ललितपुर में मुझे कलेक्टर कर रहने का अवसर था, आजमगढ़ में, बदायूं में, फिर फैज़ाबाद, अब अयोध्या हो गया है, वहाँ वाराणसी। तो मुझे राम जी की सेवा का भी अवसर पहले मिला था, शिव जी की सेवा, भोलेनाथ की सेवा भी करने का अवसर मिला। मेरठ में मैं जो 3 साल लगभग जो है कलेक्टर मैं रहा, पश्चिम के गढ़ में, और सबसे लंबी मुझे कलेक्ट्री इंडिपेंडेंस के बाद मेरठ में काम करने का एज ए कलेक्टर रहा। तो उसके बाद मुझे गोरखपुर में विशेष रूप से कलेक्टर रहने का भी अवसर, तत्समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद थे गोरखपुर के, मुझे एक अवसर मिला। तो अलग अलग जनपदों में लगभग 8-9 साल मैं कलेक्टर रहा हूँ। तो मुझे एज अ प्रोफेशनल करियर मैं कह सकता हूँ कि पूर्वांचल के गढ़, आजमगढ़,
फैज़ाबाद तत्समय का, वाराणसी और गोरखपुर और जौनपुर में सीडीओ रहने का और प्रयागराज में एसडीएम रहने का जो अवसर मुझे मिला, तो इसमें प्रशासनिक रूप से मुझे बहुत कुछ समझने और सीखने का अवसर मिला। और मेरठ में चूँकि मैं 3 साल कलेक्टर रहा और 2 साल बिजली विभाग का पहला एमडी था पश्चिमांचल का, तो पश्चिम के गढ़ में भी लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला मुझे। तो इन सब कारणों से मुझे प्रदेश को समझने, प्रदेश के आम जन को समझने, प्रदेश में क्या हो सकता है और क्या उसका पोटेंशियल है, उसके बारे में मुझे अवसर मिला। जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो अलग अलग विभागों में, टूरिज्म में, धर्मार्थ में, यूपीडा में, इंडस्ट्री से जुड़े सभी हमारे एक्सप्रेसवेज के कार्यों में, और साथ ही साथ जो है पावर सेक्टर में मुझे कई वर्ष काम करने का चूँकि अवसर मिला, तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं छोटा बड़ा कंट्रीब्यूशन भी ऐसा किया। एक्सप्रेसवेज एक ऐसा विभाग है जिसमें कि यूपी ने ज़बरदस्त काम किया, और आपको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश कहते हैं। उन्होंने जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया आजमगढ़ में, और फिर सुल्तानपुर में उसका कोविड काल के बावजूद एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के माध्यम से उसी सड़क पर उतरकर एक एयरफोर्स के डिस्प्ले के साथ जो है सुल्तानपुर में उसका उद्घाटन भी किया। पूर्वांचल की रीढ़ है आज जो है ये एक्सप्रेसवे, पूरे पूर्वांचल क्षेत्र की सेवा कर रहा है। तो ये सौभाग्य कार्य करने का हम लोगों को मिला मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे को भी बनाने का शिलान्यास चित्रकूट पर किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, और फिर उसका उद्घाटन जालौन में हुआ, वो भी मौका मिला। और फिर एक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास शाहजहाँपुर में किया गया, उसका अवसर मिला। यूपीडा के माध्यम से डिफेंस कॉरिडोर का भी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने जो 2 डिफेंस कॉरिडोर्स उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में घोषित किए, उस पे भी काम करने का अवसर मिला। और आज मुझे बताकर खुशी है कि कानपुर के कॉरिडोर में डिफेंस का सबसे बड़ा यूनिट जिसमें कि एम्युनिशन बनना शुरू हुआ है, वो भी कार्य प्रारंभ हुआ है। ब्रह्मोस का काम लखनऊ में हो रहा है, और झांसी में अग्नि मिसाइल के पार्ट्स बनाने का काम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के माध्यम से हो रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का जो अवसर मिला है, यही मैं समझता हूँ कि एज अ सीनियर ऑफिसर ये हम लोगों को जो सौभाग्य मिला है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छोटा बड़ा कंट्रीब्यूट करने का, ये बहुत एक बड़ी बात है। मैं तो अक्सर अपने जूनियर ऑफिसर्स के बीच में जब जाता हूँ, उनको अपनी सेवा के बारे में जो है ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। बहुत ज़्यादा आप सोचिए नहीं, करिए, और करिए ऐसे कि प्रदेश का लाभ हो, प्रदेश की जनता को लाभ हो, देश के विकास में हम जहाँ भी हो छोटा बड़ा अपना योगदान अगर 24 घंटे करते रहेंगे, तो ये हमारे लिए तो सौभाग्य होगा ही, एक आत्मी खुशी भी हमें प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। और सर, आपने जितनी बातें बताई ब्रह्मोस और डिफेंस कॉरिडोर प्लस एक्सप्रेसवे, तो आपकी ट्विटर टाइमलाइन जो है, इट्स द मोस्ट पॉजिटिव टाइमलाइन आई सी, कि वहाँ पे जितने काम हो रहे होते हैं उसके बारे में बात होती है, नेगेटिविटी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप बिल्कुल नहीं है। और देखिए, एज अ कंट्री हम लोगों को, इंडिया अंडर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग द वर्ल्ड नाउ, फॉरेन पॉलिसी में, डिफेंस में, डेवलपमेंट में, सोशली भी, कल्चरली भी, और आज की तारीख में रिलीजियस टूरिज्म में भी। मैं कह सकता हूँ कि अयोध्या और काशी जो है आर दी 2 लीडिंग रिलीजियस डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हमारे जो 2 बड़े अदर रिलीजन्स हैं, उनका जो केंद्र है मेका और वैटिकन, उन दोनों केंद्रों से ज़्यादा लोग अब पर डे अयोध्या और काशी में आ रहे हैं। काशी में 2 से 5 लाख लोग पर डे आ रहे हैं, अयोध्या में 2 लाख 3 लाख लोग पर डे आ रहे हैं, किसी दिन 5 लाख आ रहे हैं, और मेले के दिनों में 15-15 लाख लोग आ रहे हैं। सो वी हैव द लार्जेस्ट मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट, रिलीजियस टूरिस्ट
धार्मिक भाव के लोग आ रहे हैं। एंड अभी प्रूव किया उत्तर प्रदेश ने कि जो सबसे बड़ा कांग्रेगेशन वर्ल्ड में होता है, कुंभ 2019 में जनवरी में जब हुआ, तो 25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है एक माह के इस पूरे आयोजन में स्वतः भाव से आए हैं। यूनेस्को ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर जाकर हमारे प्रदेश के पूरे गवर्नेंस को मजबूत करके सभी हमारे माननीय मंत्री, सभी ब्यूरोक्रेट्स को लगाकर उसको एक फेदर इन द कैप इंश्योर किया उत्तर प्रदेश के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार गए वहाँ पे, दिव्य भव्य स्वच्छ कुंभ सबको याद है। आने वाला कुंभ भी अब 2025 का पुनः आएगा, उसकी भी तैयारी शुरू है। तो उत्तर प्रदेश में जो पोटेंशियल था 2017 में मुख्यमंत्री जी ने उसको रियलाइज़ किया। वो खुद भी संत हैं और वो खुद जो है एक धार्मिक भाव ऐसा रखते हैं कि उनको इस बात का ज्ञान है कि किस भाव से हम अपने प्रदेश को आगे ले जाएं। उनको इस बात का विजन भी है कि किस इकोनॉमिक रूप से हम अपने प्रदेश को आगे ले जाएं। तो ये जो डेवलपमेंट हमारे धार्मिक क्षेत्रों का हो रहा है, अयोध्या और काशी के साथ साथ प्रयाग, हमारा कल परसों अभी मुख्यमंत्री जी गए हैं सीतापुर, न्यायमेश, मथुरा, वृंदावन का पूरा क्षेत्र, विंध्याचल में एक पूरा नया कॉरिडोर बना है। और फिर उधर पश्चिम से लेकर पूरब तक अलग अलग क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं, हर जनपद में अब टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो टेम्पल सिटीज़ हैं, ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। इन टेम्पल सिटीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है। इन्हीं के अराउंड बिजनेस टेकअप हो रहा है। अगर आप कभी अयोध्या में दीपोत्सव जो एक दिन पहले दिवाली के होता है, अगर वो जाकर देखें तो मन खुश हो जाएगा। और अगर आप वाराणसी में देव दीपावली, दिवाली के तुरंत बाद देव दीपावली आयोजित होती है, गंगा किनारे जब दीप जलाए जाते हैं, देव दीपावली का कभी अवसर मिले तो जीवन में ऐसा मोमेंट कभी नहीं आएगा जैसा मोमेंट आपको काशी में देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश को उस ओर और उस दिशा में ले जा रही है कि जो यूपी टूरिज्म ने एक टैगलाइन बनाया था कुंभ के आसपास, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ये इसको बिल्कुल, इसको I would say that it really in the proper sense endorses what UP is all about. UP under the chief minister, under the guidance of the prime minister also belongs to UP. So उनके सबके ओनरशिप में उत्तर प्रदेश जो है एक लीडिंग इकोनॉमी ऑफ द कंट्री बनने जा रहा है। एंड 1 ट्रिलियन का टारगेट भी मुख्यमंत्री जी ने रखा है, प्रधानमंत्री जी ने देश का 5 ट्रिलियन का रखा है। तो इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, यूथ के डेवलपमेंट के बेसिस पर, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर, इन ऑल सेंसेस ऑफ द वर्ड ग्रोथ वो उत्तर प्रदेश में अब हो रहा है। सर, काशी की आपने बात की जी। और सनातन इकोनॉमिक्स की भी बात की। इतने सारे लोग आ रहे हैं डेली दर्शन के लिए, पर जो कॉरिडोर बना, हमने ये देखा क्योंकि हम लोग बचपन से भी वहाँ जाते रहे। आपने बताया कि आपको पहले भी वहाँ का भोलेनाथ जी की सेवा का सौभाग्य मिला। तो हम लोग देखते थे गलियाँ हैं, बहुत कंजेस्टेड था, इट वॉजंट अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। सो और ऑफ कोर्स एक मानसिकता भी वहाँ जड़ थी लोगों की कि जो आप लोग करने जा रहे थे उसमें न सिर्फ कुछ घर सामने थे, बल्कि कुछ लोग भी सामने थे। तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट? आज तो हम देखते हैं तो भव्य है, हमारे मम्मी पापा जाते हैं, सबको सरप्राइज लगता है कि इट इज जस्ट चमत्कार हो गया यहाँ तो। वो कैसे? देखिए, एक तो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। जी सर। उनका एक विजन था कि काशी को किस रूप में डेवलप करना है, धाम को किस रूप में डेवलप करना है। एंड अगर पुराने काशी के जानने वाले लोग हैं तो वहाँ बहुत ही कंजेस्टेड गलियाँ थी और सेंचुरीज से जो है डेवलपमेंट एक प्रॉपर रूप में प्लान्ड वे में नहीं हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी का ही विजन था कि बाबा और भोलेनाथ को जो है गंगा जी से कैसे जोड़कर एक बढ़िया सुंदर जो है डेवलपमेंट हो, और उन्हीं के विजन के अनुरूप जो है ये कार्य शुरू किया गया। शुरुआत में लोगों को समझाने में, बताने में इनिशियल एक जो है रेजिस्टेंस जैसा स्वाभाविक होता है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार वाराणसी जाकर वहाँ सभी लोगों के बीच बैठक करके खुद भी लीड लिया और धीरे धीरे करके अर्बन एरिया में लगभग 300 से ज़्यादा घर एक्वायर किए गए।
कुछ ऐसे भी लोग थे जो किराएदार थे, उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन किया गया। कोर्ट्स की स्क्रूटनी भी हुई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत फेयरली काम करते हुए, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हुए, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काशी के माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में पहले तो प्रोजेक्ट के लिए जगह एक्वायर की और फिर प्रोजेक्ट को एक निश्चित समय में जो है उसको प्रारंभ किया गया। 2 साल के अंदर ही वो पूरा कॉरिडोर तैयार हुआ। गंगा जी से अब जो है आप उसके घाट से उतर के चढ़कर ऊपर मंदिर तक जा सकते हैं, या मंदिर से दर्शन करने के बाद गंगा जी तक उतर सकते हैं। तो ऐसा तो कहीं पूरे देश में या पूरे विश्व में नहीं हुआ है। और मैं इस बात को बताने में मुझे खुशी है कि वाराणसी की पूरी इकोनॉमिक्स अब जो है काशी दर्शन की वजह से एकदम परिवर्तन हो गया है। पूरा क्षेत्र में जो टूरिज़्म का डेवलपमेंट है, हाउसेस हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, होटल्स हैं, गेस्ट रूम्स हैं, सबका विकास हुआ है। टैक्सीज़ और जो मूवमेंट है उसका विकास हुआ है। नदी पर जो तमाम सारे नाविक हैं आज की तारीख में, दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, उनका विकास हुआ है। वो जो नाव हैं उनको सबको जो है कह लीजिए उनके इंजन्स जो पहले डीजल वगैरह से चलते थे, सीएनजी से चलाने की व्यवस्था कर ग्रीन नाव जो है तैयार की गई। वहाँ पर जो है नदी पर बड़े बड़े अब जो क्रूज़ शिप्स भी जो है शुरू किए गए हैं। तो एक पूरा एक्सपीरियंस काशी का बदला है। तो ये लक्ष्य तभी संभव हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने उसको अपना संसदीय क्षेत्र बनाया और उसके विजन के अनुरूप उस कार्य को आगे लिया। सर, हमारी काफ़ी सारी बातें हैं जो हमने पॉजिटिव और डेवलपमेंट मोड में की, बट उत्तर प्रदेश में या पूरे दुनिया में और भारत में भी एक बहुत बड़ा एक मेक और ब्रेक टाइम आया, दैट वाज मार्च 2020, कोविड, व्हेन इट हिट। और बट जब हम डेटा देखते हैं तो यूएस हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 33 लाख, 33 करोर्स, और अमेरिका में जो डेंसिटी पॉपुलेशन के अराउंड 37 पीपल पर किलोमीटर, बहुत ह्यूज है। उत्तर प्रदेश की डेंसिटी 1000 आदमी पर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड उत्तर प्रदेश ऑलमोस्ट सिमिलर पॉपुलेशन 26-27 CR, but number of COVID deaths in US was around 13 lakh, and UP में it was around 23,000. दुखद, yes, but we performed amazingly well in compared to USA, जो पूरा दुनिया का फार्मा एंड मेडिकल का हब है। एंड इट वाज अ मेक और ब्रेक टाइम। सारे के सारे दिल्ली से मजदूर आ रहे थे, पलायन करते हुए वापस आ रहे थे अपने घरों की तरफ, मुंबई से आ रहे थे, महाराष्ट्र से आ रहे थे। हाउ डिड दिस गवर्नमेंट मैनेज टू गिव, मतलब वो जीवन बचाने वाली बात थी, वहाँ पे टेक्निकल भी था, बट मानवता वहाँ पे सबसे ज्यादा थी। वो कैसे किया सर आपने? देखिए, कोविड को जिसने भी एनालाइज किया, मैंने तो बहुत क्लोजली देखा है एज होम सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ड्यूरिंग द इंटायर कोविड कैंपेन। सबसे पहले तो देश में सबसे बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री जी का था कि एकदम से अवेयर होना, देश को इसके बारे में बताना, और फिर तुरंत लॉकडाउन पहली बार जब किया, थाली और घंटे आदि की बैकग्राउंड में, तो पहला संडे एक बार जो है पूरे देश को अवेयर करते हुए लॉकडाउन घोषित किया। ये निर्णय सबसे बड़ा निर्णय था। जब लॉकडाउन करके लोगों को ये बताया गया कि भाई एक महामारी ऐसी है कि पूरे विश्व को चैलेंज कर रही है, और इसमें देश और उत्तर प्रदेश में भी जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनको इसके साथ अवेयर करने के साथ साथ जो दूरी बनाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, जो इस डिजीज़ को स्प्रेड करने की जो पहला रोड ब्लॉक तैयार करना है, वो एक काम बहुत बड़ा हुआ। फिर दूसरा, उसके बाद लोगों को अवेयर करके हाथ तैयार वॉशिंग करना, फिर अपने माउथ को कवर करना, मास्क का यूज़ करना, ग्लव्स का यूज़ करना, इन सब चीज़ों को जो है जिससे कि 90% 95% तक स्प्रेड को रोका जा सकता है, ये अवेयरनेस भी कैंपेन पूरा हुआ। फिर तीसरा जो है महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमारा पूरा जो यूथ है वो पूरे अन्य प्रदेशों में था, लगभग 40 लाख से अधिक लोग वापस लौटे, उनको लाने की पूरी व्यवस्था ट्रेन से, बसेस से, इवन कुछ लोग जो है रोड से आए, वो पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करना, उनको जो है क्वारंटाइन करके फिर अपने गांव में मर्ज करा देना, फिर उनके रास्ते में खाने की, पानी पीने की व्यवस्था सुनिश्चित करना, और फिर फाइनली
जो है भारत सरकार ने जो पूरा कोविड कैंपेन में इम्यूनाइजेशन का पूरा जो कैंपेन चलाया और जो वैक्सीन्स इंडिया में डेवलप करके पूरे देश के लोगों को वैक्सीनेट किया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और फिर बूस्टर डोजेस को भी किया। ये पूरा एक प्लान्ड कैंपेन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, very regular meetings with all state chief ministers, with all government officials। हमारे प्रदेश में जो है बहुत ही मजबूती से इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंश्योर किया। एवरी डे मॉर्निंग में हम लोग जो है 11 बजे के आसपास इसकी बैठक भी करते थे। तो ये पूरा जो कैंपेन चला, यही कारण है कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कैंपेन बहुत सफल रहा। डेथ्स हमारी कम रही, हमारा इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन भी कम रहा एंड वी वर एबल टू कम डाउन बैक टू दी रेल्स। और इसमें दो एडवांटेज और भी हुए कि हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी जो है सेकेंड राउंड ऑफ कोविड में उसको इंश्योर किया कि वो चलता रहे, तो लोगों की इनकम्स पर भी उतना प्रभाव नहीं पड़ा और एजुकेशन में भी डिस्टेंस लर्निंग, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन देकर ये इंश्योर किया कि लोगों की पढ़ाई में भी कोई ब्रेक ना हो। बहुत बड़ी बात है। एंड कोविड कैंपेन में मुझे ध्यान है कि कोटा में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उनको रातों रात हम लोग वापस लेकर आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे प्रयागराज के आसपास हॉस्टल्स में थे, उनको अपने घर भेजा। हमको याद है कि बहुत सारे हमारे मज़दूर हमारे बॉर्डर्स पर कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट के बॉर्डर्स पर अटक गए थे। बहुत सारे अन्य प्रदेशों के मज़दूर हम लोगों ने अपने पूरे उत्तर प्रदेश से ले जाकर से बिहार के बॉर्डर तक उनको ड्रॉप किया, अन्य प्रदेशों तक ले जाने का प्रयास किया। तो प्रोएक्टिव स्टेप उत्तर प्रदेश ने लिया। फ्री मूवमेंट, फ्री खाना, फ्री ट्रीटमेंट, गांव में फ्री जो है इम्यूनाइजेशन और फ्री लोगों का जो है आइसोलेशन भी सुनिश्चित करना, ये बहुत बड़ा बड़ा काम किया। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो है तनख्वाह भी कहीं एक दिन का भी जो है ब्रेक नहीं उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इससे अब से यूपी स्टूड आउट एज अ लीडिंग लाइट इन द कंट्री एंड इसमें लोगों में विश्वास भी जागा कि हालांकि महामारी बहुत सबसे बड़ी महामारी हम लोग के सामने थी, वी फेस्ड इट वेरी वेल। सर, ह्यूमैनिटेरियन कॉज तो ये था और इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया गया। आपका एक ह्यूमैनिटेरियन अनुभव और है केंद्र सरकार के साथ, जब आपने दिव्यांगजनों के साथ काम किया और वहाँ टेक्निकल नहीं था शायद, इट वाज मोर ऑफ अ ह्यूमन अप्रोच, ह्यूमन इंटरेक्शन। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि ह्यूमन अप्रोच तो दिल से होता है, लेकिन टेक्निकल अप्रोच ही था। हम लोगों ने 3-4 सेक्टर्स में बहुत काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में दिव्यांग शब्द उन्होंने कॉइन किया था, उसको टेकअप किया। तो दिव्यांग शब्द लाकर दिव्यांगता को और दिव्यांग व्यक्तियों के इश्यूज़ को फोकस लाया। फिर पहली बार बहुत सालों बाद एक नया डिसेबिलिटी का एक्ट इम्प्लीमेंट किया भारत सरकार ने। उसमें राइट्स दिए गए, बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी पर बहुत सारा जो है कानून बनाया गया। साथ ही साथ नई डिसेबिलिटीज़ 21 डिसेबिलिटीज़ को रिकग्नाइज़ किया। डिसेबल्ड पर्सन्स को गवर्नमेंट में आरक्षण भी जो है उसका जो है प्रॉपर दायरा भी बढ़ाया। और उसके साथ साथ जो है डिसेबिलिटी में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके असिस्टिव डिवाइसेस को, नए मॉडर्न असिस्टिव डिवाइसेस को, आर्टिफिशियल लिम्स को भी जो है आगे बढ़ाया। तो एडिप के एक स्कीम है फॉर असिस्टिव डिवाइसेस, उसके बड़े बड़े कैंप्स आयोजित किए और उन कैंप्स के माध्यम से हर लोकसभा क्षेत्र में, हर जिलों में लोगों को छड़ी देना, लोगों को व्हीलचेयर देना, मोटराइज्ड ट्राइसिकल्स देना, आर्टिफिशियल लिम्स इंश्योर करना और अनलेयर हियरिंग एड्स करना, छोटे बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट्स देना। तो हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके असिस्टिव डिवाइसेस के माध्यम से दिव्यांगजनों को सबसे अधिक सहायता देना, ये भी काम हुआ है। और एक्सेसिबिलिटी हर जगह, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इसको भी जो है आगे बढ़ाने का काम किया। सर, आपसे अगर बात होगी और एक चीज़ का जिक्र नहीं हुआ तो सब कुछ रह जाएगा, दैट इज़ लॉ एंड ऑर्डर। एज एसीएस होम, जब आप 2017 में आए, बाद में उसके कुछ दिन बाद ही, शायद कुछ साल बाद, आपने एसीएस होम का चार्ज लिया और ऑफ कोर्स जो आपका पूरा जीवन रहा, जैसे आपने उत्तर प्रदेश को जिया, छोटे छोटे शहरों में, आप यू न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन हियर। सो
how did this amazing transformation of law and order, which is a model now, which आज की डेट में मैं वैसे एक कहूँ कि कई स्टेट्स के लोग से बात होती है तो वो भी कहते हैं कि यार एक योगी जी वाला बुलडोजर यहाँ भी चाहिए, because for a lot of reasons. So bulldozer has become kind of symbol, and of course आपका ट्वीट जो एम्स्टरडेम में भी एक बुलडोजर मॉडल वाज यूज्ड, इट वाज खैर हम देखते हैं कि जस्टिस सिर्फ हो नहीं, वो दिखना भी चाहिए कि वो हो रहा है. दिस फ्लिप, हाउ सर, हाउ डिड दिस हैपन? देखिए, एक एडवांटेज हम लोगों को, हमारे प्रदेश के वासियों को, और मैं चूंकि इस प्रदेश का ही निवासी हूँ, हमारे प्रदेश को मिला, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन तो था ही पूरे प्रदेश के लिए. जब योगी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में चार्ज लिया, तो वेरी फर्स्ट थिंग he ensured was a zero tolerance to crime and criminality, a zero tolerance to anyone who breaks the law. And ये जो rule of law and law and order पर जो विशेष काम किया है, it's a zero cost game. मैं तो कह सकता हूँ कि all across the world governance में दो चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा पैसे के इम्प्लीमेंट हो सकती हैं. एक लॉ एंड ऑर्डर पर मजबूत से काम करना, और एक करप्शन को और जो भ्रष्टाचार है उसको जीरो टॉलरेंस के लेवल तक ले जाना. इसमें कहीं कोई खर्चा नहीं, लेकिन मन बनाकर दृढ़ता से अगर काम किया जाए तो इट गिव्स द मैक्सिमम बेनिफिट्स, एंड पूरे सिटीजन्स पर ये फ़र्क पड़ता है. तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत काम हुआ. मुझे, आई एम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग होम सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट, और डे टू डे, आवर टू आवर बेसिस पर हम लोग ने काम किया. ये मुख्यमंत्री जी एक होम मिनिस्टर हैंड्स ऑन हैं, और उन्होंने कई चीज़ों पर हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है. एक पहला तो उन्होंने कहा कि यूपी, जिसका सबसे बड़ी पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें जो है ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से इसकी संख्या बढ़ाई जाए. बहुत सारे पद रिक्त थे, तो लगभग 1,50,000, 1,60,000 नए, पहली बार तो अलग अलग लेवल्स पर, कांस्टेबल और फिर सब इंस्पेक्टर्स लेवल पर, इवन सीनियर लेवल पर जो है लोगों को रिक्रूट किया गया. महिलाओं को रिक्रूट किया गया, 30% महिलाएं अब हम लोग टारगेट कर रहे हैं. फिर दूसरा पार्ट ये था कि जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है पुलिस का, नए थाने की बिल्डिंग, चौकियों की बिल्डिंग, फायर स्टेशंस, इसके अलावा आवासीय उनका कार्यालय, हर थाने में बैरक्स की व्यवस्था, और फिर इसके बाद मल्टी स्टोरीड जो है उनके परिवारों को रुकने की व्यवस्था, ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर डबल करने का काम, ये काम भी जो है मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ. जहां एक साल में 500 से 1000 करोड़ हम कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे थे, 5000 करोड़ तक का बजट रखा गया, और पूरी जितनी भी निर्माण एजेंसीज थी प्रदेश की, सबको लगाई गई कि हम यूपी की पुलिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं. आज आप जाएंगे तो हर पुलिस लाइन में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखेंगे जो हमारे पुलिस जनों के परिवारों के लिए बनाई गई. हर थाने में नई बिल्डिंग्स देखेंगे. कई नए थाने, सालों से नई क्षेत्रों में नए थाने बने थे, उनको पूरा किया गया. कम से कम नहीं तो 100-150 नए फायर स्टेशंस बनाए गए, क्योंकि फायर एक मेजर पार्ट है पुलिसिंग का, तो उसको हम लोगों ने टेकअप किया. जो हमारा 112 है, यूपी 112, जो हमारा इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम है, वो पहले 16, 17, 18 मिनट के रेस्पॉन्स पे चल रहा था. यानी आप फ़ोन करिए तो 15 से 17 मिनट में फोर्स पहुंचती थी, मोबाइल वैन पहुंचती थी. अब वो सब 10 यानी 9 मिनट्स में, तो यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जो है हमारा इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम गया. और आप, जैसा आपसे बता रहा था मैं, कि ये जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम, दिस वाज द रेस्पॉन्स सिस्टम विच कंटिन्यूड टू वर्क ड्यूरिंग कोविड डिस्पाइट ऑल द इश्यूज विद कोविड. तो ये जो पूरी पुलिस की व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, ये मजबूत की गई. फिर तीसरा पार्ट जो यूपी पुलिस का था, टेक्नोलॉजी का, तो साइबर थाने नहीं बने, टेक्नोलॉजी का यूज़ फॉरेंसिक के लिए किया गया, फॉरेंसिक का एक नया इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया. टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए वेपन्स जो है हमारे फोर्सेस को दिए गए, जो हमारी राइफल्स थी सब चेंज की गई. फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ को चेंज किया गया. तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ. ये हमारा जो है थर्ड एस्पेक्ट था. फिर जो है सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हमारा यूपी पुलिस में ये था कि हम प्रोसिक्यूशन पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे. आपने देखा नामी ग्रामी माफिया जो है
100 केसेस के बावजूद भी पूरे जीवन में एक बार भी कन्विक्ट नहीं हुए। 30 साल से ज़्यादा में कन्विक्शन उनका नहीं हुआ था। उन्होंने शुरुआत जब से मुकदमे किए थे, उन मुकदमों में बेल पाकर जो है कंटिन्यूसली जो है वो हमारे जुडिशरी को भी जो है एक तरह से डॉज करते हुए, हमारे पुलिस फोर्स को डॉज करते हुए फ्री घूम रहे थे। तो पहली बार जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगभग 60-65 माफिया चिन्हित हुए। डे टू डे, आवर टू आवर मॉनिटरिंग हुई। हमारे प्रोसिक्यूशन विंग को मजबूत किया गया और या तो माफियाओं को जो है कन्विक्शन होने लग गए, या फिर माफियाओं का जो है सफाया होने लग गया, या तो माफियाओं की जो है एक बहुत बड़ा मजबूती से जो काम हुआ गैंगस्टर एक्ट में, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है जब्त किया गया और जिन प्रॉपर्टीज़ में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था उनको जो है डेमोलिशन भी जो है नियमतः किया गया थ्रू दी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जो नियम है, जिसको बुलडोज़र एक्शन कहते हैं। तो ये जो विजुअल काम हुआ कि भाई अगर तुमने गलत काम किया है, अगर तुमने समाज की प्रताड़ना की है, समाज में अच्छे लोगों को जो है नुकसान पहुंचाया है, क्राइम और क्रिमिनलिटी में गैंग बनाकर तुमने संपत्ति हासिल की है और अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, तो तुम्हारी भी बिल्डिंग टूटेगी, जब्त होगी, इलीगल होगी। और उस स्थान पर जो तुमने सरकारी कब्जा कर रखी है, अब गरीबों के लिए आवास बनाकर मुख्यमंत्री जी जाकर जो लोगों को गरीब परिवारों को जो आवंटित करके उनको वहाँ बसा रहे हैं। ये जो मैसेजिंग पूरी थी अगेंस्ट द माफिया, हमारे मजबूत प्रोसिक्यूशन के थ्रू हुआ। पूरे देश में जहाँ तक प्रोसिक्यूशन का सवाल है, वो इतना अच्छा हुआ कि पूरे देश में जितना कन्विक्शन नहीं हुआ, उसका 50% से ज़्यादा कन्विक्शन जो है उत्तर प्रदेश में हुआ। इसके साथ साथ जो लोक अदालत है, उसमें पूरे देश में जो लोक अदालत के निर्णय हुए, उससे 50% से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ये एक मैसिव चेंज आया, जहाँ जुडिशरी का, जुडिशियल ऑफिसर्स का, कोर्ट्स का भी सहयोग लेकर, माननीय उच्च न्यायालय का, माननीय उच्चतम न्यायालय का और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का सहयोग लेकर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का सुधार हुआ। मैं ये बात को मानता हूँ कि अगर पूरे विश्व में और पूरे देश में, हमारे ही प्रदेश में अगर एग्जाम्पल देखा जाए कि अगर पुलिस फोर्स मजबूत हो जाए, गवर्नेंस यानी प्रदेश का गृह भाग मजबूत हो जाए, जुडिशरी मजबूत हो जाए कि वो अगर गलत करोगे तो जिस कानून को बनाया गया है उस कानून को बनाकर जुडिशियल ऑफिसर्स इम्प्लीमेंट करें और टाइमली इम्प्लीमेंट करें, और जहाँ का पॉलिटिकल लीडरशिप तय कर दे कि हम जो है इस प्रदेश में या देश में किसी भी सूरत में क्राइम और क्रिमिनलिटी को नहीं आगे बढ़ने देंगे, तो ये जो मॉडल यूपी का है ये इंश्योर हो सकता है। तो ये जो काम हुआ है विद द हेल्प ऑफ द जुडिशरी, विद द पुश फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, हर जिले में गैंगस्टर में कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेटों ने की, तो ये जो जब्तीकरण और फिर बाद में प्रदेश में लगभग 8 से 9 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी जो जब्त हुई है, ये एक निश्चय ही बहुत बड़ा काम हुआ है। और फाइनली विमेन सेफ्टी पर जो विशेष काम हुआ है, महिला सशक्तिकरण पर जो हमारे प्रदेश में कार्य शुरुआत की गई, महिला थाने बनाए गए, हर थाने में महिला डेस्क बनाई गई, महिलाओं की संख्या पुलिस फोर्स में बढ़ाई, महिला बीट कांस्टेबल्स गांव-गांव में अपॉइंट किए गए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो मुकदमे उनके खिलाफ होते हैं पॉक्सो के विमेन केसेस, नए 118 कोर्ट्स बनाए गए भारत सरकार के सहयोग से, उनके लॉ मिनिस्ट्री और महिला और कल्याण विभाग के माध्यम से। इन कोर्ट्स में जो है 1-1, 2-2 महीनों में जो है रेप और मर्डर के केसेस में मृत्यु की जब सजा दी गई, तो एक मैसेजिंग हो गई। और महिलाओं की सुरक्षा पर जो विशेष काम किया है, तो आधी आबादी गांव की और शहर की, महिलाओं की और लड़कियों की है, इनमें भी एक मैसेज गया कि अगर हमसे कोई छेड़ने या हमको नुकसान करने का प्रयास करेगा तो कानून उनको छोड़ेगा नहीं, और पटक के उनको जो है सिखाया जाएगा कि कैसे महिलाओं की इज्जत की जाए। ये भी एक काम जो है बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में हुआ है। और मैं कह सकता हूँ ये जो 5 एस्पेक्ट्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर्स उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किए गए हैं, तो वो बहुत अच्छा कार्य हुआ है। मुझे याद है कि एक माफिया जो है भागकर पंजाब चले गए थे, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम लोगों ने जब पैरवी की और मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त किया, तो पंजाब से भी जो है उसको उत्तर प्रदेश में लाकर जो है रखा गया।
माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस का जो एक मैसेजिंग गया है, मेरे ख्याल से विश्व में अब उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता है, और कहीं भी क्रिमिनलिटी और क्राइम या इस तरह का वायलेंस अगर है तो लोग ये कहते हैं कि योगी मॉडल को अपनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल एंड द मैसेज इज कमिंग राइट फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द नेतृत्व, ऑफ कोर्स ऑनरेबल सीएम योगी आदित्यनाथ जी। और मैसेज इतना हिट किया है कि कई लोग तो खुद ही तख्ती लगा के जो है जेल थाने चले जाते थे कि भाई साहब हमको जरा जेल में बंद कर दीजिए, हम माफिया हैं या थे कभी। खैर, तो देखिए, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि एक एस्पेक्ट में ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे पास तो जेल प्रशासन भी रहा है। हमारी जेलें जो हैं, दे वर हॉटबेड ऑफ करप्शन एंड हॉटबेड ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनलिटी। लोग जेल चले जाते थे और जेल से जाकर जो है क्राइम और क्रिमिनलिटी को ऑपरेट करते थे। तो कहने के लिए वो जेल में है, लेकिन उसके बाहर क्राइम कर रहे थे। जेलों में भी बहुत सुधार हुआ, नई जेलें बनाई गई, आइसोलेशन जेलें बनाई गई, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के जो आतंकवादी थे वो उत्तर प्रदेश की जेलों में रखे गए। तो जेलों में जो सुधार हुआ उसका भी फ़र्क पड़ा। और जब हमारे अब क्रिमिनल्स को, अंडर ट्रायल्स को जेलों में भेजा गया, तो वो जो जेल एक तरह से गेस्ट हाउसेस के रूप में काम कर रहे थे, वो ट्रू मायने में जेल थे। और अब जो है जेलों के बाहर और जेलों के अंदर भी रूल ऑफ लॉ जब इम्प्लीमेंट हुआ, तो जो बाहर इधर उधर भाग रहे थे वो जेल के अंदर गए, और जो जेल में अंदर थे उनको भी समझ में आ गया कि जेल क्या चीज़ है। वो अपने भीतर चले गए। जी। और एंड देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा जुडिशियल अबाउट इट। ये सिर्फ और सिर्फ कानून को बहुत फेयर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात रही है, और जिसको कोलैबोरेट किया है हमारी कोर्ट्स ने भी, जैसा आपने बताया। देखिए, गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट्स ने पॉइंट आउट किया कि कोई गलती ना हो तो गैंगस्टर एक्ट के रूल्स बनाए जाए। 1985-86 में गैंगस्टर एक्ट आया था। पिछली रेजिम में मुख्यमंत्री जी के गैंगस्टर एक्ट के रूल्स बनाए गए, जिससे कि कानून का राज हो, कहीं कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम कानूनी रूप से ना हो। तो उसके नियम बनाए गए कि हर डीएम एसपी को कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है। जेल मैनुअल को पहली बार कई दशकों बाद, मेरे ख्याल से 150 साल बाद जो है जेल मैनुअल को अपग्रेड किया गया। तो नया जेल मैनुअल बनाया गया, और जेल मैनुअल में पॉजिटिव दृष्टि रखी गई। अगर आप सुधार दिखा रहे हैं तो आपके प्रति गवर्नेंस का भी रुख पॉजिटिव रहेगा। जेल मैनुअल को सुधारा गया। सो कॉल्ड लव जिहाद, ये जो पूरा एस्पेक्ट है जिसकी वजह से सोशल और क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही थी, उस पर बहुत विशेष काम किया गया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कोई जाकर किसी बस का शीशा फोड़ते, सरकारी बस का, उससे वसूल हो जाएगा, बिकॉज सोशल मीडिया पे तुरंत आ जाएगा किसने तोड़ा है। और हमारा कानून ऐसा है कि अगर आपने बस का शीशा फोड़ा तो आपसे वसूल हो जाएगा। तो आज ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जी, जिसको जो मन आया कुछ तोड़ दिया, फोड़ देखिए, 2009 में, 2008 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश को, प्रदेश को, सरकारों को एक वैसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। सालों वो पेंडिंग रहा कोर्ट्स का आदेश। योगी जी के टाइम पर नया एक्ट बनाया गया, नेमिंग एंड शेमिंग की गई। अगर आपने तोड़ा फोड़ा है तो आपकी फ़ोटो भी चौराहे चौराहे लग जाएगी, जिससे समाज में एक मैसेज चला जाएगा कि गलत अगर करोगे तो तुम्हारा नाम और तुम्हारा फ़ोटो भी रहेगी, और साथ साथ तुम्हारी संपत्ति से भी उसको वसूल किया जाएगा। बिल्कुल। और सर, कुछ तो चेहरे ऐसे भी चिपके चौराहों पर जो शहर के सम्मानित लोग थे लेकिन गए थे दंगा कराने। खैर, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। सर, माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एंड ठीक है, सारे नट बोल्ट्स टाइट कर दिए गए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर पे आपने बहुत मतलब पावर पे बहुत अच्छा काम हुआ। यूपी में ऑन एन एवरेज 24 आवर्स, गांव में भी शहरों में भी हमारा पावर अवेलेबिलिटी है, इंडस्ट्री के लिए भी है, रेसिडेंशियल के लिए भी है, किसानों के लिए भी है। अब यूपी की जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और ऑफ कोर्स हम सबका भी है, तो वहां पर जाने के लिए क्या, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ? वुड लाइक टू नो अबाउट द विजन इन द फ्यूचर दैट इज गोइंग टू हैपन। देखिए, शुरुआत तो वहाँ से करिए कि हम अब 2024 में है। 2047 में, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, 100 साल पूरे हमारे कंट्री के हो जाएंगे सिंस इंडिपेंडेंस। हम अभी भी डेवलपिंग नेशन है, हालांकि वी आर नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड।
हम 10 या 11वें नंबर पर थे 2014 में, अब 5th लार्जेस्ट हैं। और ये संभावना है जिस तरह की इंडिया की ग्रोथ है 8 से 9%, तो इस रेट ऑफ ग्रोथ से अगले 2-3 साल में बहुत जल्दी ही हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे। यानी यूएसए और चाइना के बाद इंडिया का नंबर आ जाएगा। इन बिटवीन हमारी पॉपुलेशन भी वर्ल्ड में सबसे बड़ी हो गई, हम चाइना को भी हमने बीट कर दिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल डॉलर टर्म्स में अगर देखें तो वी आर 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। आई एम श्योर कि 2027-28 तक जो है हम तीसरे नंबर पर आने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। तो अगर इंडिया $5 ट्रिलियन प्रधानमंत्री जी के विजन में जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश को भी आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने, जहां हमारा अभी 250, 260, 270 बिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है, तो इसको 4 गुना करने का भी जो है एक लक्ष्य रखा है, एक विजन रखा है। यूपी में आपने देखा टूरिज्म में जहां 100 गुना ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, इकॉनमी बढ़ रही है, तो हर सेक्टर में सुधार संभव है। आईटी के सेक्टर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में है, स्टार्टअप्स के सेक्टर में है, फार्मा के सेक्टर में है, इसके अलावा जो है हम कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में है, डेटा सेंटर्स के सेक्टर में है। हर क्षेत्र में करीब 26 पॉलिसीज़ को नए सिरे से जो है प्रदेश में लागू किया गया है। अभी आपने देखा कि इन्वेस्टर समिट हुआ था 2023 में, और 40 लाख करोड़ से ज़्यादा का एमओयू साइन हुआ। और फिर अभी राम मंदिर 22 जनवरी को हुआ, पहला धमाका जनवरी में उत्तर प्रदेश में पूरे विश्व ने देखा, और फिर दूसरा धमाका जो है फरवरी में जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का कार्य हुआ है, यानी काम शुरू हुआ है। और मुझे बताने में खुशी है कि लगभग 1,11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, यानी 11% अभी उसमें प्रोग्रेस हो गई है। साल भर में और अधिक प्रोग्रेस हमारी जीबीसी के अकॉर्डिंगली होगी। तो ये जो पूरा लक्ष्य है 5 ट्रिलियन भारत सरकार का, 1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश सरकार का, और साथ ही साथ फिर उसको आगे ले जाकर इंडिया के लेवल पर यूपी अभी दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र के बाद। कोशिश हमारी ये है कि हम इंडिया में, चूँकि हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, हम टॉप प्रदेश हो जाए। तो ये पूरा एक लक्ष्य है, विजन है। इससे अल्टीमेटली पर कैपिटा इनकम यूपी की बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारा यूथ जो सबसे ज़्यादा संख्या में स्किल्ड यूथ भी हमारे पास है, उस यूथ को नौकरी भी मिलेगी, और एक जनरल पॉजिटिविटी पूरे देश प्रदेश में होगा। बिल्कुल सर, आपने कहा कि 22 जनवरी को एक धमाका हुआ। ऑफ कोर्स श्री राम अब आ गए हैं, तो उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा भी इस धरती पर आ गई है, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको भी वो मिल रहा है। और अब हम जैसा आप विजन हमें बता रहे हैं, आई कैन सी कि कानपुर बेस्ड कंपनीज, लखनऊ बेस्ड कंपनीज, गोरखपुर बेस्ड कंपनीज, वाराणसी बेस्ड कंपनीज, आगरा, नोएडा ऑफ कोर्स, इन शहरों में बसी हुई कंपनीज वर्ल्ड की एमएनसीज बने। हमारी ये उम्मीद रहेगी, इच्छा रहेगी। और सर एक आखिरी सवाल, ऑफ कोर्स आपसे बात हो रही है सर, तो मलिनी जी के बिना वो चर्चा जो है सदैव अधूरी रहेगी। शिव शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण आप दोनों में देखने को मिलता है हमें। और परिवार, जैसे आपके ट्विटर टाइमलाइन पे और आपके वैसे भी दिखता है कि अद्भुत सौभाग्यशाली, मतलब परिवार का सौभाग्य जो है बहुत सुंदर है। बाहर में हम देखते हैं कि वर्ल्ड ओवर थिंग्स आर हैपनिंग ऑन अ वेरी डिफरेंट स्केल, वोकिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म एंड एवरीथिंग इज, दे आर ब्रेकिंग द फैमिलीज। और सबसे ज़्यादा जो चोट वो करते हैं, सबसे पहले जो वो चोट करते हैं परिवार पर करते हैं। मलिनी दीदी ऑफ कोर्स अपनी फील्ड में अमेजिंग विदुषी, न सिर्फ गायिका बल्कि जानकार, और जो उनकी बातें हैं, जो उनका ज्ञान है, अद्भुत। और आपके सारे काम के बारे में दर्शकों ने अभी जाना ही जाना, और बहुत अच्छा कोलैबोरेशन। तो आप सर, मैं जानना चाहता था कि उनके कार्यों का क्या असर आपके जीवन पर पड़ता है, प्लस परिवार की भूमिका आप कैसे देखते हैं अपनी पूरे सफर? देखिए, हम भारत में हैं, जी और भारत की बेसिक संस्कृति का जी हमारी रीढ़ की हड्डी वही है। उसको चाहे राम राज्य कह लो, जी या राम के जो है प्रिंसिपल्स को कह लो, चाहे वो हमारे स्क्रिप्चर्स को कह लो, हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम को कह लो, हिंदू फिलॉसफी में फादर सन रिलेशनशिप, मदर चिल्ड्रन रिलेशनशिप,
हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, राम सीता का जो है भाइयों का जो एक भाव है, राम और लक्ष्मण के बीच का, बाप का जो भाव है दशरथ का, तो इन सब भावों को बहुत अच्छे से समझा रखा है और लोगों को एमुलेट करने का एक तरीका दिया हुआ है। आज की तारीख में हमारे देश में इस बात की आवश्यकता है कि हम अपनी हिंदू वे ऑफ लाइफ को, सनातन जिसको हम कह सकते हैं, उसको आगे बढ़ाएं। यही एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जो पूरे विश्व में सस्टेन्ड वे में जो है आगे बढ़ा है। सनातन वे ऑफ लाइफ में एक परमिसिबिलिटी है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप जो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन एक मार्गदर्शन भी है कि किस आइडियल्स को लेकर आप आगे चलें। तो ये जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, सनातन वे ऑफ लाइफ है, इसमें भावों और विचारों की विभिन्नता को भी समाहित किया है, और लेकिन ये भी कहा है कि भाव और विचार आपके किस दिशा में होने चाहिए। तो ये जो हिंदू वे ऑफ लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी, हिंदू वे ऑफ लाइफ में कट्टरता नहीं है, इसमें जो है समाहित करके सबको कोऑर्डिनेट करके एक तरह से कॉम्पोजिट बनाने का जो पूरा प्रयास है। और जैसा प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि देश में, विश्व में इंडिया को आगे लीड लेकर जो हमारा बेसिक भाव है वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज अ फैमिली, इसको जो आगे बढ़ाने का भाव है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये हर परिवार में होना चाहिए। हर माता पिता को अपने बच्चों में इस प्रकार का भाव लाना चाहिए कि हम जो आइडियल्स हैं, राम राज्य है, जो राम के चरित्र से सीखने वाली चीज़ें हैं, राम मंदिर में हम गए होंगे अभी प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन उसको आत्मसात करके कैसे हम अपने को सुधारें। इनवर्ड लुकिंग जो हमारा एक सोच है कि अपने को कैसे हम पॉजिटिव वे में लेके आए, अपने कर्म पर भी ध्यान रखें, भगवत गीता के रूप में जो है फोकस रखें, अपना काम करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं, विश्व में जो है देश आगे बढ़े, देश में उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। तो मेरा तो भाव यही है। मैं अपने बच्चों में भी यही कहता हूँ कि वो भी अपने परिवार, अब उन्होंने भी अपना परिवार शुरू किया, मैं एज ए ग्रैंडफादर भी हूँ, तो अपने बच्चों में भी इस प्रकार की सीख दें कि लोगों से अच्छे से बात करना, रिस्पेक्ट देना, एनवायरनमेंट का, वाटर और एयर का और पौधों का जो है भाव बनाकर क्लाइमेट चेंज को इंश्योर करना कि उसमें हम मिनिमम जो है चेंज होने दें, रिसोर्सेज को बचा कर रखें। तो ये सब भाव हिंदू वे ऑफ लाइफ में ऑलरेडी बहुत क्लियरली इनंसिएटेड है। इनको बस आत्मसात करके समझने की आवश्यकता है। और अगर हम अपने समाज में जो हिंदू भाव है कि पर सेवा करें, लोगों की सेवा करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, आपने इतनी सारी बातें, और सबसे ज़रूरी बात आपने अंत में जो हमें बताई कि जो प्रधानमंत्री जी का भी एक वाक्य है, विरासत भी और विकास भी जी। तो सनातन को जो आपने एक्सप्लेन किया कि हम बदलते भी हैं और हम नहीं भी बदलते, हम अपने आप को पकड़े भी रहते हैं, हम श्री राम से सारा उनकी मर्यादाओं को समझते हैं, ठीक है, और साइंस टेक्नोलॉजी में भी हम आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी विजन ग्रोथ सब दिखाते रहते हैं, पर एक वो जुड़े रहने की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लगती है। देखिए, एक वेस्टर्न अभी इकोनॉमिस्ट आए थे, हम लोग के सामने बात कर रहे थे, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, राइट फ्रॉम बेसिक एजुकेशन को बेहतर करना होगा। अगर इंडियंस को आगे बढ़ना है तो हमारी बेसिक एजुकेशन, माध्यमिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन क्वालिटी को बेहतर करना, वर्ल्ड क्लास करना होगा। और जो हमारा स्किलिंग का पार्ट है, जिसमें कि हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई करके केवल कलम घिसके आप आगे बढ़ें। अगर अपने हाथ में कौशल है तो उसको भी मजबूत करें, स्किलिंग करें। अगर आप एक मशीनिस्ट हैं तो अच्छी मशीन चलाकर, CNC मशीन चलाकर आप काम आगे बढ़ा सकें। अगर आपने AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा है तो कंप्यूटर पर प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने वे ऑफ लाइफ में नई चीज़ों को ईजाद करने, स्टार्टअप्स को, तो ये दोनों चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये दोनों काम अगर होंगे तो हमारा बेसिक आउटपुट देश का बढ़ेगा। इस पर अभी हमको और मेहनत करने की आवश्यकता है।
हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही धार्मिक भाव तो रखते ही हैं, लेकिन ही इज हेड ऑफ एन ट्रस्ट वेयर लॉट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर देयर व्हिच आर गिविंग क्वालिटी एजुकेशन। तो ये भाव क्वालिटी एजुकेशन का, स्किलिंग का, इसको अभी आगे बढ़ाने की जरूरत है। देश में अभी प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा आश्रम योजना शुरू की है, टूल किट्स बांटने का काम किया है। स्किलिंग, एजुकेशन, क्वालिटी, ये जरूरत है। और ये सारे भाव हमारे पास बहुत पहले से भी थे। उत्तर प्रदेश यूज्ड टू बी दी मैन्युफैक्चरिंग हब, हर शहर का कुछ ना कुछ मशहूर था ही। तो फिर से उत्तर प्रदेश और साथ में भारत ऑफ कोर्स दुनिया के नक्शे पर ना सिर्फ अपनी पहचान बनाएगा, दुनिया को रास्ता भी दिखाएगा और दुनिया को बेहतर करने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है और करके दिखाएगा, ये हमारी पूरी आशा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी संदीप जी, थैंक यू। और आप लोगों ने इंटरव्यू लिया और अपने संस्था को आप जो है इसी रूप में आगे बढ़ाए। और मैं कह सकता हूँ कि भाव हमारे नेक्स्ट जनरेशन और उसके तीसरी जनरेशन में ज़रूर जाए, ये हमारी सोच है। बच्चों में हम लोग फैमिली वैल्यूज़ और हिंदू धर्म, सनातन धर्म और देश के अपने जो आइडियल्स हैं उनको आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जो हम आप लोग के माध्यम से, हमारे बुजुर्गों परिवार के माध्यम से जो हमें मिल रहा है, हमारा पूरा प्रयास है और दर्शकों से भी हमारी इच्छा रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सर जो कह रहे हैं, सबसे ज़रूरी बात अपने अगली पीढ़ी में संस्कार सनातन के भाव ज़रूर लेकर जाएं। ये आज का हमारा हासिल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कैसे कहें कि ये चर्चा इतनी अद्भुत रही, समय का पता भी नहीं चला और लगता है कि आगे भी जानकारी, शायद बहुत कुछ है अभी बात करने के लिए, भविष्य में भी आपसे कभी समय मिले तो चर्चा ज़रूर करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद।